ऐसे समाज का व्यवस्था का पतन निश्चित है जिसमें कुछ थोड़े से लोगों को अधिक लोगों की अपेक्षा अधिक प्रमुखता दी जाती हो, जो कार्य में असक्षम हो और अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुकूल न ढाल सकता हो। ऐसे समाज लोगों को अवश्य ही अपना शत्रु बना लेगा और ऐसी व्यवस्था कभी स्थायी सिद्ध नहीं हो सकती और ना ही होगी। नमस्कार, लेक्चर ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया पर विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ इस चर्चा करेंगे कि नगरीय केंद्रों के विकास में सामंतवाद के पतन में कितना योगदान रहा, इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं सामंतवाद पर। मध्ययुगीन समाज मतलब मध्ययुगीन मानव जीवन का एक व्यापक तत्व सामंतवाद है, जिसने लगभग 500 वर्षों तक यूरोप के नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। सामंतवाद की सटीक परिभाषा देना कठिन है। एक तरफ इसमें राजनीतिक वैधता के तत्व शामिल थे, तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक तत्व भी विद्यमान थे। यूँ सामंतवाद राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन की रचना में योगदान करता रहा, किंतु इसका मूल संबंध भूमि से था। इस प्रकार सामंतवाद में अनेक बातें शामिल थी। इसके अतिरिक्त सामंतवाद की जन्मभूमि तथा विकास स्थल भी एक नहीं थे। इनका प्रथम उद्भव देखें तो फ्रांस में हुआ और वही वह अपनी स्थिति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। पुनः जर्मनी, इटली आदि देशों में इसका विस्तार हुआ और तत्पश्चात यूरोप के अन्य देशों में यह फैलता गया और यूरोप की तरह एशियाई देश में भी इसके विकास स्तर रहे। इन सारे देशों को सामंती व्यवस्था का अध्ययन तथा पर्यवेक्षण के उपरांत विचारकों ने इनसे रिलेटेड मतलब सामंतवाद की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यूरोप के इतिहास का मध्यकाल सामंतवादी व्यवस्था का युग माना जाता है। सामंतवादी व्यवस्था वो प्रणाली थी जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अशासकीय व्यक्ति करते थे, ना कि केंद्रीकृत राज्य के प्रधान अधिकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सामंतवाद का पतन, तो इसी पर चर्चा करेंगे और सामंतवाद का उदय उसके बारे में अलग से वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज बढ़ते हैं सामंतवाद के पतन की ओर। सामंतवाद का पतन को हम लोग विभिन्न मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के। तो सबसे पहले बढ़ते हैं राजनीतिक कारण की ओर। 15वीं सदी में यूरोप में स्वतंत्र और शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई और विभिन्न वर्गों विशेषकर मध्यम वर्ग के सहयोग से राजा की शक्ति में और वृद्धि हुई और राजा को अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए राजा द्वारा प्रसारित सिक्कों के प्रचलन में भी योगदान दिया और लोग निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने लगे और राजा प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के कर भी लगाने लगा और राजा ने अपने अधीनस्थ नौकरशाही व्यवस्था सुदृढ़ कर ली और प्रशासकीय क्षेत्रों को सामंत के प्रभाव से मुक्त कर लिया। इससे सामंतों की शक्ति को आघात पहुंचा। दूसरा कारण ये था कि सामाजिक कारण। सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर नवीन सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का प्रारंभ शुरू हुआ और मुद्रण का आविष्कार, विद्या एवं ज्ञान का प्रसार, विज्ञान के प्रति नवीन दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ और सामाजिक दृष्टि से यूरोपीय समाज के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तित हुआ और व्यापार वाणिज्य की उन्नति से नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब कृषि प्रधान समाज का स्वरूप जो है धीरे धीरे बदल गया और इसका स्थान धन संपन्न शिक्षित समाज ने ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं धार्मिक कारण की ओर। यूरोप में आरंभिक मध्यकाल में अनेक धर्म युद्ध हुए। इन धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए और ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए अनेक सामंतों ने अपनी भूमि या तो बेच दी थी या उसे गिरवी रख दिया था। इससे उनकी सत्ता व शक्ति का अधिकार जो है धीरे धीरे नष्ट हो गया। इनके सामंत इन धर्म युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी भूमि पर राजाओं ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे बढ़े आर्थिक कारण को देखें तो नई भौगोलिक खोजों और समुद्री मार्गों की खोजों से यूरोप के वाणिज्य व्यापार में खूब वृद्धि हुई। यूरोप निवासियों को नए नए देशों का ज्ञान हुआ और वे अन्य देशों से प्रचलित हुए और उनका व्यापार बढ़ा। पूर्व के देशों की विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी, इससे विदेशों से व्यापार बढ़ा और नवीन व्यापारी जो थे नवीन व्यापार वर्ग का भी उदय हुआ और कुछ व्यापारी सामंतों से भी अधिक धन संपन्न और वैभवशाली हो गए। इनका नवीन आगे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नवीन साधन की ओर। संपन्न नगरों का विकास, वाणिज्य, व्यापार कौशल
और उद्योग धंधों के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेकानेक नवीन कस्बों और साधन संपन्न शक्तिशाली नगरों का विकास हुआ। इससे व्यापारी और मध्यम वर्ग की शक्ति में के प्रभाव में जो है धीरे धीरे वृद्धि हुआ। इससे क्या हुआ कि सामंतों का पतन धीरे धीरे और बढ़ते गया, और व्यापारियों और सामंतों का संघर्ष भी मेन कारण रहा, जिससे सामंत का पतन और सामंतवाद का पतन की ओर वे बढ़ने लगे। व्यापारियों ने अपने उद्योग धंधों की वृद्धि की और विकास के लिए गांवों के दासों और कृषकों को प्रलोभन देकर नगरों में आकर बसने के लिए प्रेरित किया। यह सामंतों के लिए हितों के विरुद्ध था, इसलिए व्यापारी और सामंत वर्गों के बीच संघर्ष छिड़ गया। राजा भी सामंत वर्ग से मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए उसने व्यापारी वर्ग का समर्थन किया, और नया व्यापारी वर्ग भी अपने हित संवर्धन के लिए राजा का समर्थन और संरक्षण चाहता था। ऐसी परिस्थिति ने राजाओं को सहयोग देकर सामंतों और शक्ति को कम करने में अपना योगदान दिया, और इससे साथ ही साथ व्यापार का जो विकास हुआ ये भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा पतन की ओर ले जाने में। मध्य यूरोप में व्यापार का विकास तथा नगरों का उदय प्रारंभ हो गया, और नगरों में रहने वाले व्यवसायी तथा सामान्य रूप से व्यापारी लोग निरंतर होने वाली लड़ाई झगड़ों से जिनसे कि वाणिज्य व्यापार के विकास को बाधा पड़ती थी, खीन हो उठे थे। जब तक प्रत्येक जागीर आत्मनिर्भर रही तब तक अधिक ग्राहक मिल पाना कठिन थे। नगरों में जितने ही अधिक मजदूर होते, काम देने वालों की उतनी कम मजदूरी देनी पड़ती थी। इसलिए व्यवसायी लोग कृषक दासों और जागीरें छोड़कर नगरों को भाग जाने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे, और जागीर से 1 वर्ष और 1 दिन तक बाहर रहने के बाद कृषक दास स्वतः एक स्वतंत्र मनुष्य बन जाता था। इसके अतिरिक्त वेनिस जो है, या जेनोवा है, सेटमोनिया हुआ, बोलो बोलोन्गा, फ्लोरेंस, मिलान आदि नगरों की उन्नति होने के साथ साथ ज्यों ज्यों व्यवसाय बढ़ा त्यों त्यों धन भी सुलभ हो गया, और कुछ कृषक दास अपनी फसलें बेचकर धन पाने में समर्थ हो गए। उस धन को देकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खरीद ली। नए नगरों के व्यापारी भी धनार्जन करने लगे और सामंतों के से टक्कर लेने लगे। हार तथा व्यापारी संघों का संगठन कर उन्होंने दिनानुदिन अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ किया, और सामंतों के विरुद्ध उन्होंने राजाओं का साथ भी दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषक विद्रोह भी रहा। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से कृषक अपनी स्थिति में रहने को तैयार नहीं थे। 1348 ईस्वी में एक भीषण महामारी ने, जिसने काली मृत्यु कहा जाता है, यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या का सफाया कर दिया, और स्वतंत्र किसान कम बचे कि वे अधिक वेतन पा सकते थे। कुछ कृषक दासों ने अपने काम के लिए पारिश्रमिक की, और यहाँ तक कि भूमि को छोड़ सकने का अधिकार की मांग की, और उनके सारे अधिकारों को छीन लिया तथा उन्हें धमकी दी गई। किसानों को भी दी गई। इस धमकी की निंदा एक अंग्रेज पुरोहित जॉन बॉल ने इस प्रकार की थी: हमको इस प्रकार दस्ता में क्यों रखा जाना चाहिए? हम सब एक ही माता और पिता आदम और हवा की संतान है। हम कष्ट सहते हैं, और हमारे पारिश्रमिक का जो फल होता है उसे वे भूमिपति मतलब अपने जागीरें बनाते हैं और उनका प्रबंध चलाते हैं। यदि हम तत्परता से उनकी सेवा न करें तो हमें पीटा जाता है। इस प्रकार के भाषणों ने इंग्लैंड के हजारों किसानों को 1381 ईस्वी में वाटर टाइलर के नेतृत्व में विद्रोह करने के लिए उत्तेजित कर दिया, और लगभग उसी समय फ्रांसीसी किसानों में एक और भी अधिक व्यापक विद्रोह यानी कि जैकरीवर्ग का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के साथ किसानों को विद्रोह को दबा दिया गया, और जॉन बॉल को फांसी दे दी गई और वाट टाइलर को छुरा घोंपकर मारा गया। किंतु किसानों का स्वतंत्रता प्रेम मरा नहीं, और सामंतों के शोषण एवं अत्याचार से कृषक अत्यंत क्षुब्ध थे। इसी बीच भीषण और इसी के साथ क्या हुआ कि यदि कृषक जो है इस प्रकार और धीरे धीरे कृषक विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब देखते हैं सामंतों का संघर्ष। सामंत अपनी सेना रखते थे। यदि एक और इन सेनाओं ने अपने सामंत और राजाओं को देश की बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा की, तो दूसरी ओर इन सेनाओं के बल पर सामंत परस्पर युद्ध भी करते थे, और अनेक ऐसे निरंतर संघर्ष और युद्ध से उनकी शक्ति छीन हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्ययुगीन सामंतवाद मध्ययुगीन समाज की प्रथा थी, और यूरोप में सामंतवाद के उदय के पीछे एक और जबरदस्त कारण यह रहा कि साम्राज्य के दूरस्थ विस्तार के कारण सम्राट पूरे राज्य का संचालन करने में असमर्थ था। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, जो आवश्यक होने के साथ साथ लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। परंतु सामंतवाद के शोषण तथा अत्याचार ने सामंतवाद का पतन का धीरे धीरे कारण बना दिया, और 1200 ईस्वी के कुछ ही समय बाद सामंतवाद को सने सने हास होना प्रारंभ हो गया, और
लेकिन सामंतवाद ने स्वामी भक्ति और निष्ठा का भाव जनसमूह में पैदा किया जो जीवन के व्यवस्थापन लाता है। ऐसा इनके कुछ गुण भी है तो इनके कोई दोस्त भी है। सामंतवादी व्यवस्था में अधीनस्थ सभी व्यक्ति अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखते थे। पारस्परिक समझौते के आधार पर सुनिश्चित उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। सामंतवादी युग की यही व्यक्तित्व भावना कालांतर में विकसित होकर राष्ट्र प्रेम की भावना में उजागर हुआ और इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों में पाए जाने वाला राष्ट्र प्रेम की भावना तथा सामंतवादी युग के स्वामी भक्ति की भावना में संबंधों का एक लंबा सिलसिला है, किंतु इससे स्पष्ट रूप से ढूंढ पाना दुष्कर है। सामंतवाद मध्य युग का निश्चित रूप से एक ऐसा तत्व था जिसने जीवन के समग्र पहलुओं को अनुप्रमाणित किया। धन्यवाद। आपकी आज के लिए इतना है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।